एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हम पहले समझते हैं, फिर एक बार 1 मिनट टाइम दीजिएगा तो लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसका भी वेटेज बहुत आता है ना एग्जाम में। रे ऑप्टिक्स चैप्टर में से सारे टॉपिक्स एक तरफ और ये अकेला टॉपिक एक तरफ, तो या तो आधे क्वेश्चन इससे आते हैं और बाकी आधे क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से आते हैं सारे से, तो ये बहुत तो अब इम्पोर्टेंट जो है। बताएंगे, नहीं हमने सुना भी है इसके बारे में, बहुत लोगों से कई लोग बता हम्म, चुके हैं। तो हम तो सोच रहे हैं आप जो लिखवाएंगे बोलेंगे, हम सब एकदम रट लेते हैं इसको। हम्म तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है, अब इसमें सबसे पहले पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। तो इससे पहले कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसे वर्क करता है, उससे हम ये देखेंगे कि जो ह्यूमन आई होती है वो किस तरीके से चीज़ों को देखती है। तब हम लोग समझ पाएंगे फिर कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम लोग वर्किंग जिस भी तरीके से रखते हैं तो उसका रीज़न क्या होता है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, अब इसमें सबसे पहले देखो, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई से मतलब ये है कि ह्यूमन आई जो है, इसके बारे में ये कहा गया है कि ये अपना फोकल लेंथ ह्यूमन आई चेंज कर सकती है। अब ह्यूमन आई में बेसिकली होता है लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है ह्यूमन आई। अब उसका जो फोकल लेंथ होती है वो चेंज होती है। जनरली जो भी हम लोग लेंस पढ़ते हैं, जो भी मैन मेड लेंस होते हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका जो फोकल लेंथ जिस भी हिसाब से उनको मैन्युफैक्चर किया गया, तो उनकी एक फिक्स्ड फोकल लेंथ होती है अपनी, f1 f2 दोनों, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो। पर ह्यूमन आई के केस में ऐसा नहीं है। तो ह्यूमन आई के केस में क्या है कि कॉन्वेक्स लेंथ फोकल लेंथ जो है वो चेंज कर सकते हैं हम लोग, और इसी चेंज को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। एकोमोडेट मतलब चेंजेस करना, एडजस्टमेंट करना किसी चीज के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर ह्यूमन आई का क्या है कि फोकल लेंथ एडजस्ट होती है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितनी दूर है इसके हिसाब से फोकल लेंथ ह्यूमन आई की चेंज हो सकती है, और इसी को हम लोग पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई बोलते हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले क्या है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखते हैं, तो फोकल लेंथ जो है, ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ इनफाइनाइट रहती है उस केस में, लेंस की। और कहते हैं कि जब फोकल लेंथ इनफाइनाइट रहेगी तो उस केस में कहते हैं कि आई रिलैक्स्ड स्टेट में है, आई रिलैक्स्ड स्टेट में है, और उसको कोई, उसमें एक्चुअली मसल्स होती हैं जो आई, जो लेंस होता है ह्यूमन आई का, ऐसा है, तो ये ऊपर बहुत सारी मसल्स इसमें लगी होती हैं इस तरीके से। तो होता क्या है कि हम्म। ये मसल्स अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं, तो उस केस में लेंस ह्यूमन आई का अपने ओरिजिनल स्टेट में होता है, और ओरिजिनल ओरिजिनल स्टेट में इसकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है तो उसको देख सकती है। यानी कि फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, आई इज इन रिलैक्स्ड स्टेट। उस टाइम जो लेंस होता है उसका शेप को चेंज करने की जरूरत नहीं होती, तो ये जो मसल्स होती हैं ये रिलैक्स्ड स्टेट में रहती हैं, ये कोई भी वर्क नहीं करती हैं उस टाइम। ये जिस स्टेट में होती हैं उस स्टेट में बनी रहती हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करती हैं। तो आई इज इन रिलैक्स स्टेट। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे उसको देख रहे हैं तो उस वक्त हमारी आईज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, हमारा लेंस जो है वो, उसका कॉन्ट्रैक्शन के पीछे का रीजन ये है कि जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो लेंस का कर्वेचर कहते हैं बढ़ जाता है, लेंस ऐसे कुछ हो जाएगा, ज्यादा थिक हो जाएगा मिडिल में, ऐसा हो जाता है। उसको अगले केस में देखेंगे। तो जब तक लेंस अपने ओरिजिनल स्टेट में रहता है तो मसल्स जो रहती हैं लेंस को कंट्रोल करने वाली, लेंस के कर्वेचर को कंट्रोल करने वाली, वो रिलैक्स स्टेट में रहती है। इसीलिए कहते हैं कि आई इज इन रिलैक्स्ड स्टेट जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है। और यहाँ पर इस केस में
फोकल लेंथ मैक्सिमम होती है, फोकल लेंथ ऑफ आई इज मैक्सिमम। तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो आई रिलैक्स स्टेट में होती है और फोकल लेंथ क्या होता है, मैक्सिमम होता है। अभी बात यहाँ से ये आती है कि अगर इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को आप देख पा रहे हो तो सबसे दूर की डिस्टेंस जो क्लियरली ह्यूमन आई देख सकती वो क्या हो गया, वो इन्फिनिटी हो गया। और जो सबसे दूर का डिस्टेंस जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देख सकता है वो उसका फार पॉइंट कहलाता है। तो फार पॉइंट होता है किसी इंस्ट्रूमेंट का वो डिस्टेंस जहां तक वो क्लियरली देख सकता है। और चूंकि ह्यूमन आई इन्फिनिटी तक के ऑब्जेक्ट को देख सकती है तो फार पॉइंट ह्यूमन आई के लिए क्या होता है, इन्फिनिटी। फार पॉइंट फॉर ह्यूमन आई इज एट इन्फिनिटी, जिसका मतलब क्या होता है, इट कैन सी distinctly the objects which are at infinity। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को अब हम क्लोज करेंगे, क्लोज लाएंगे आई के, तब क्या होगा उस केस में। तो जब हम ऑब्जेक्ट को आई के क्लोज लाएंगे तब आई को ये जरूरत महसूस होगी कि वो बेंडिंग ज्यादा से ज्यादा करे रेज की। बेंडिंग ज्यादा से ज्यादा करे इसका मतलब ये ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पैरेलल रेज आ रही हैं इस तरीके से, ये की गई और एक ये पैरेलल रे है और ये पीछे ये रेटिना है, यहाँ पे ये रेटिना है। रेटिना पे जब तक रेज मीट नहीं करेंगी तब तक इमेज नहीं बनेगी। रेज को क्या करना चाहिए कि रेटिना पे फॉल करे, इमेज बनाए रेटिना पे। तो ये कॉन्वे अभी जब रेज पैरेलल है यानी कि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तभी रेज पैरेलल होती हैं। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे और रेज इस तरीके से पैरेलल आ रही हैं उस केस में ये कॉन्वेक्स लेंस के जैसा एक्ट करेगा और इनको कन्वर्ज कर देगा रेटिना पे ले जा करके, और इस पॉइंट पे हमें रे दिखती है। लेकिन अब सपोज करो कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे नहीं है बल्कि कुछ किसी और पॉइंट पे, मान लेते हैं यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे। तो अब जो यहाँ से रेज निकलेंगी ऑब्जेक्ट से वो इस तरीके से जाएंगी। अब अगर ये फोकल लेंथ ज्यादा होगी इस कॉन्वेक्स लेंस की, या ये कह लें कि इसकी कन्वर्जिंग पावर कम होगी लेंस की, तो ये क्या करेगा, ये जो है पीछे कहीं इसको इमेज बनाएगा इसकी। होगा कि नहीं ये चीज, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, इमेज बननी चाहिए रेटिना पे। उसके लिए क्या हो जाएगा फिर कि इसकी फोकल लेंथ करते हैं कम और लेंस की। और हमें पता है कि लेंस की फोकल लेंथ कम करने का मतलब ये होता है कि उसका कर्वेचर बढ़ा दे। ये डिटेल में देख चुके हैं कि जो थिक लेंस होता है उसकी फोकल लेंथ कम होती है और थिन लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। तो जरूरत क्या है यहाँ पे, जरूरत ये है कि हम इस लेंस को यहाँ पे थिक करें मिडिल में, यानी कि कर्वेचर इसका बढ़ाएं। तो उसके लिए ये लेंस थोड़ा सा ऐसा मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और लेंस ग्रीन कलर के शेप में जो दिया है उस शेप में आ जाता है। पहले ब्राउन में था, थिन था, अब थिक हो गया। और इस स्टेट में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जो किनारे पे लगी हुई है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और लेंस का शेप ऐसा हो जाता है। और जब ये लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है तो उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी और अब ये ज्यादा कन्वर्ज करेगा रेज को। तो अब रेज जो है जैसे पहले यहाँ पे जा रही थी उसके बजाय अब यहाँ पे जाएंगी। तो अब पीछे जाने के बजाय और पहले ही आकर के मीट करेंगी और इस तरीके से रेज रेटिना पे बनने लगेंगी। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को क्लोज लाते हैं आई के, वैसे वैसे लेंस क्या होता है, थिकनेस बढ़ने लगती है लेंस की। लेकिन ये चीज हम लोग एक सर्टेन पॉइंट तक ही कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी भी पॉइंट तक मतलब आई के बिल्कुल क्लोज लेके चले जाएं और फिर भी वो इमेज रेटिना पे बनती रहे और हम क्लियरली देखते रहें। ऐसा नहीं है। एक मिनिमम डिस्टेंस होता है जिसके बाद अगर हम ऑब्जेक्ट को और क्लोज ले जाएंगे आई के तो फिर वो इमेज नहीं बना पाएगा। उसके बाद वो और ज्यादा कर्वेचर अपना बढ़ा नहीं सकता है फोकल लेंथ कम करने के लिए। उस पॉइंट को हम लोग, उस डिस्टेंस को, उस मिनिमम डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन।
कैपिटल डी से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो एज ऑब्जेक्ट is brought closer to eye, muscles contract to increase curvature and hence decrease focal length of lens, and hence decrease focal length of lens, so that image is formed on retina. This power of changing focal length of eye is called power of accommodation. इसी को कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पर ये भी देखा कि एक मिनिमम डिस्टेंस होती है, ऐसा नहीं कि पावर ऑफ एकोमोडेशन इनफाइनाइट है कि कितना भी क्लोज लेते हो ऑब्जेक्ट को और वो अकोमोडेट करता ही जाएगा क्लोजनेस के अकॉर्डिंग। एक पर्टिकुलर मिनिमम डिस्टेंस होती है जिसके बाद अगर और क्लोज ले जाएंगे ऑब्जेक्ट को तब फिर आई जो है अपनी फोकल लेंथ और कम नहीं कर पाती है और ज्यादा कर्वेचर नहीं बढ़ा पाता है लेंस अपना, और उसकी वजह से फिर हमें उस डिस्टेंस के बाद अगर और क्लोज ले जाते हैं तो हमको ऑब्जेक्ट ब्लर दिखता है, डिस्टिंक्ट नहीं दिखता, शार्प इमेज नहीं बनती उसके रेटिना पे। तो there is a limit, but there is a limit on how close an object can be brought so as to change focal length of lens या decrease focal length, so as to decrease focal length of lens to form its image. The nearest distance up to which the eye can see clearly is called least distance of distinct vision। इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर नॉर्मल आई डी इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अब ये इतना लिख लो।
वैसे जहाँ पे पॉसिबल हो साथ में लिखते भी चला करो। हम्म। टेस्ट कल ही है। टेस्ट कल है। सैटरडे को बात हुई थी ना, कल की कहाँ हुई थी? क्या? ठीक है। डायग्राम ये थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको मैनेज करके बना लेना कि मतलब थिन है तो और क्लोज है तो पीछे इमेज बन रही, फिर जब थिक कर दिया तो इमेज जो है सही बन रही है, तो फोकल लेंथ चेंज हो जाती है उसके लिए, ताकि इमेज फोकस हो रेटिना पर ही।
ठीक है, आगे कर दीजिए। हम्म। ठीक है, हो गया। हम्म। ठीक है, सेकंड टॉपिक जो उसमें है वो है विजुअल एंगल का। क्लियर है ना ये पिछला वाला, पावर ऑफ हम्म। अकोमोडेशन। विजुअल एंगल क्या होता है? विजुअल एंगल, the angle which an object the angle which an object extends, the angle which an object ex subtends, extend is subtends at RI is called visual angle। तो जो एंगल कोई ऑब्जेक्ट हमारी आई पर सबटेंड करता है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? विजुअल एंगल। तो यहाँ पे सबटेंड किए गए एंगल से क्या मतलब होता है, तो उसको समझने के लिए, जैसे कि ये है हमारी ह्यूमन आई का कॉन्वेक्स लेंस सपोज करें, और फिर ये है रेटिना। ये हमारे आई के कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा है यहाँ पे इस डिस्टेंस पे, तो इस ऑब्जेक्ट के टॉप से, इस ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट से एक रे ऑफ लाइट अगर हम ड्रॉ करें, इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल होता है, ये एंगल, इसी को बोलते हैं एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को हम नाम दे दें ए,
बी, ए बी ऑब्जेक्ट। तो ये जो एंगल है यही है एंगल, सबटेंडेड एंगल, या फिर इसको हम कह सकते हैं विजुअल एंगल। तो ये ऑब्जेक्ट ए बी का विजुअल एंगल है किस पर, आई पर। तो जब किसी ऑब्जेक्ट के टॉप से एक रे ड्रॉ करी जाए हमारी आई पर, और वो रे जो भी एंगल बनाएगी आई के लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, उसी एंगल को हम बोलते हैं विजुअल एंगल। अब विजुअल एंगल को यहाँ पे हम समझ इसलिए रहे हैं क्योंकि टेलीस्कोप में और माइक्रोस्कोप में विजुअल एंगल के बेसिस पर ही हम लोग उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, विजुअल एंगल के बेसिस पर ही समझते हैं। देखो विजुअल एंगल में है क्या कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लोज ले जाएंगे, ऑब्जेक्ट को क्लोज ले जाएंगे, तो क्या होगा, विजुअल एंगल बढ़ेगा। सेम ऑब्जेक्ट के लिए विजुअल एंगल बढ़ेगा अगर ऑब्जेक्ट क्लोज होगा। इसी साइज का हम अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मान लेते हैं और थोड़ी दूर पे यहाँ पे बनाते हैं सेम साइज का ऑब्जेक्ट ए बी, अब यहाँ रख दिया, तो पहले 1 पोजीशन पे था, अब 2nd पोजीशन पे। और क्या करें कि अब इसका देखें कि ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है इसके टॉप से। तो यहाँ पे ये बताओ कि दोनों में से कौन सा ऑब्जेक्ट सेम साइज का है, पर पोजीशन 1 वाला या पोजीशन 2 वाला, कौन सा ज्यादा विजुअल एंगल बना रहा है। ज्यादा तो ए वो नंबर 1 वाला बना रहा है। बिल्कुल, तो हम ये देख रहे हैं कि जितना हम क्लोज लेते जाएंगे ऑब्जेक्ट को उतना ज्यादा विजुअल एंगल होगा। और उसी के करस्पॉन्डिंग देखो कि ये जो इमेज बन रही है ये बन रही है सेकंड वाले की इतनी, और ये इमेज बन रही है फर्स्ट वाले की इतनी। इमेज किसकी बड़ी बन रही है, जो क्लोजर है। यानी जितना ज्यादा विजुअल एंगल होगा उतना ज्यादा उस ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज बनेगी। और तो विजुअल उतना ज्यादा एंगल क्लोज बड़ा, भी होगा। और विजुअल एंगल तब बड़ा होता है जब ऑब्जेक्ट क्लोजर होता है। तो ये होता है विजुअल एंगल। और विजुअल एंगल में क्या है कि जितना क्लोज जाएगा उतना बड़ा विजुअल एंगल होगा, उतने बड़ी उसकी साइज आई, हमारे जब रेटिना पे इमेज बनेगी तो उतना ज्यादा हमको उसका साइज लगेगा। तो किसी ऑब्जेक्ट का बड़ा साइज हमको कब अपीयर होता है, जब वो हमारे आई के क्लोज होता है। तो सेम ऑब्जेक्ट सेम साइज का है, रियल साइज उसका सेम है, पर एपेरेंट साइज जो हमें लग रहा है वो कम और ज्यादा लग रहा है डिपेंडिंग अपॉन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द आई। और ये विजुअल एंगल की वजह से हो रहा है। और इसी चीज का यूज हम लोग करते हैं माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में। तो हम कह सकते हैं कि इन एन एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू आई, एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू आई subtends greater visual angle, subtends greater visual angle, and hence has greater apparent size, and hence has greater apparent size. Thus, in order, thus, in order to see an object bigger, to see an object bigger, visual angle should be increased, visual angle should be increased। यानी ऑब्जेक्ट का आप साइज बिना चेंज किए भी उसको आप बड़ा देख सकते हो, अगर डिस्टेंस, अगर आप विजुअल एंगल बढ़ा दो किसी तरीके से। और विजुअल एंगल बढ़ाने का एक तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्ट को क्लोज लेके आ जाओ। पर यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हम टेलीस्कोप के हिसाब से पढ़ रहे हैं, और टेलीस्कोप के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो हम लोग टेलीस्कोप से किस ऑब्जेक्ट, किन तरीके के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो स्पेस में होते हैं। यानी कि उनका डिस्टेंस हम चेंज नहीं कर सकते उनका विजुअल एंगल बढ़ाने के लिए। ये बात क्लियर है। टेलीस्कोप के थ्रू हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं जिनका विजुअल एंगल बढ़ाना है, अगर उनको बड़ा करना है तो विजुअल एंगल बढ़ाने के लिए उनको क्लोज नहीं ला सकते हैं, हमको डिस्टेंस फिक्स्ड रखनी है यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस पे हमारा कोई बस नहीं चलता इसमें। अब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हम सन स्टार को देख रहे हैं तो हम डिस्टेंस कैसे उसकी जो है कम कर सकते हैं अपने माइक्रोस्कोप, अपने टेलीस्कोप से। तो यहाँ पे कुछ दूसरा करना पड़ेगा कि विजुअल एंगल बढ़े।
तो इसके लिए क्या करते हैं कि इन तो टेलीस्कोप में, ये टेलीस्कोप का बेसिक प्रिंसिपल है। तो इन टेलीस्कोप distant objects can't be made to have large visual angle by bringing them by bringing them closer to telescope। अब ये काम तो कर नहीं सकते। So a small image of distant object, a small image of distant object is formed close to eye, is formed close to eye, which then subtends a large visual angle, which then subtends a large visual angle, a large visual angle, and hence appears big। तो ये प्रिंसिपल है टेलीस्कोप का। मेन एम हमारा होता है कि अगर सेम साइज के ऑब्जेक्ट को हम बड़ा करके देखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, या तो उसको क्लोज लाएं ताकि विजुअल एंगल बड़ा हो, या फिर हम क्या करें जैसा कि टेलीस्कोप में करते हैं, क्योंकि टेलीस्कोप के केस में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं और उनकी डिस्टेंस हम कम कर नहीं सकते हैं अपने टेलीस्कोप से। डिस्टेंस पे तो हमारा कोई जो है बस चलता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमें करते हैं कि एक इमेज बनाते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बहुत क्लोज आई के। जब इमेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की आई के बहुत क्लोज बनेगी तो लार्ज विजुअल एंगल बनाएगी, क्योंकि हमने देखा जितना क्लोज जाएगा उतना बड़ा विजुअल एंगल, और जितना बड़ा विजुअल एंगल उतनी बड़ी उसकी अपैरेंट साइज। तो टेलीस्कोप में हम लोग इस प्रिंसिपल के बेसिस पर चलते हैं, काम करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि अभी टेलीस्कोप में आगे हम लोग क्या करेंगे। तो विजुअल एंगल का ये लिख लो।
आगे कर दीजिए सर। हो गया। हम्म, तो फाइनली हम लोग अपना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप, इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है कि ऑब्जेक्टिव और आई पीस लेंस किस में बड़ा होता है और किस में कौन सा वाला छोटा होता है। ऑब्जेक्टिव और आई पीस लेंस ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव लेंस वो होता है जो आगे की तरफ होता है, जहां से हम ऑब्जेक्ट को, जिसके सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, और आई पीस लेंस रिसीविंग एंड पे होता है, जहां से हम लोग अपनी आई को रखते हैं उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो ये होता है आई पीस और ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में सबसे बेसिक डिफरेंस जो होता है वो होता है आईपीस और ऑब्जेक्टिव की थिकनेस का। एक केस में ऑब्जेक्टिव की थिकनेस, या कह लें कि उसका अपर्चर यानी कि साइज, लार्जनेस, आईपीस की एक केस में ज़्यादा होती है और दूसरे केस में हमेशा कम होती है ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में। तो उसको याद रखने के लिए, और वैसे भी हम लोगों को एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पे ही अभी फोकस करना है सिर्फ, तो कभी ये देखा टेलीस्कोप का जनरल एक आइडिया कैसा कैसा दिखता है, जो बहुत बेसिक होता है, वो ऐसे जो स्टैंड पे रहता है, ऐसा रहता है ना कि स्टैंड पे हम्म। इस तरीके से टेलीस्कोप रहता है, वो देख रहे हैं उसको यहाँ से, हाँ। ऐसा है ना। तो अब देखो ना, इसमें सबसे, इसका सबसे हम्म। याद रखने का हम्म। तरीका सबसे अच्छा ही होता है। छोटा वाला इधर आंख लगा के देखता है आदमी, इधर खड़ा होके, इधर पे स्टार वगैरह रहेगा जो भी है, तो क्या हो हम्म। गया, आगे वाला लेंस क्या होगा, बड़ा होगा हमेशा, पीछे वाला हम्म। छोटा होगा। छोटा। याद रखने का ये एक तरीका है। और बाकी अगर याद ऐसे भी रहता है तो अच्छी बात है, वरना इसे ध्यान में रखा जा सकता है। तो इसमें जो आगे वाला लेंस होता है, इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं क्योंकि उसके सामने ऑब्जेक्ट होता है। और पीछे वाला होता है जहाँ से हम लोग इमेज को देखते हैं, उसको हम लोग आई पीस बोलते हैं, क्योंकि वहां से हम लोग अपनी आई को प्लेस करते हैं और फिर इमेज को देखते हैं ऑब्जेक्ट की। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, it is an it's an optical instrument, it's an optical instrument it's an optical instrument to see astronomical, to see astronomical बोले या heavenly objects बोले, एक ही चीज है, to see astronomical objects। और इसके जो प्रिंसिपल होता है वो भी पीछे देख चुके हैं कि इमेज जो है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की, वो बहुत क्लोज बनाते हैं आई के, जिसकी वजह से एक लार्ज विजुअल एंगल वो सबटेंड करता है आई पे, और फिर वो हमें बड़ा दिखता है ऑब्जेक्ट। तो it consists of a long cylindrical of a long cylindrical metallic metallic tube. It consists of a long cylindrical metallic tube
with an objective lens of large focal length and large aperture on one end, and an eyepiece on other end of smaller focal length and aperture. एंड अपर्चर, ये ऑब्जेक्टिव है और ये आई पीस। ठीक है ना। तो अब जो है इसका वर्किंग देखने के लिए प्रिंसिपल जो बेसिक होता है कि मेन हमारा एम क्या है, वो हम लोग पीछे यहाँ पे देख चुके हैं। मेन एम क्या है कि चूंकि विजुअल एंगल बढ़ाने पर इमेज ज्यादा बड़ी दिखती है, और विजुअल एंगल हम डिस्टेंस कम करके बढ़ा सकते हैं विजुअल एंगल, पर डिस्टेंस कम करने वाला जो है ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं यहाँ पे टेलीस्कोप केस में। तो हम लोग क्या करते हैं, इमेज क्लोज बनाते हैं आई के, जिससे कि एक लार्ज विजुअल एंगल बने और लार्ज इमेज आए हमारी। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इमेज क्लोज बनाते हैं आई के, जिससे कि आई फिर इन टर्न हमारी जो इमेज क्लोज बनी है, ऑब्जेक्ट की इमेज जो क्लोज बनी आई के, उसकी मदद से एक रेटिना पर एक बड़ी इमेज बना सके, क्योंकि विजुअल एंगल बड़ा होगा। तो और ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा रहेगा हमेशा, और आईपीस लेंस हमेशा छोटा होता है। तो इसमें इसका कंस्ट्रक्शन जब देखते हैं तो ये चीज अच्छे से समझ में आ जाती है। ये लिख लो तो उधर बताते हैं। लास्ट में क्या लिखा हुआ है? स्मॉलर फोकल लेंथ एंड अपर्चर, ये बीच में होगा, ऐसे ही लग गया था। ठीक है, हो गया। तो एक हम लोग लेंस बनाते हैं पहले आगे। उसका वो नहीं बनाया हमने, किसका? टेलीस्कोप का। बना ले। बना लो, अगर समझने के लिए रखना चाहते हो बना ही लो, बगल में ही रहेगा तो थोड़ा सा देखोगे तो रिलेट करने में आसानी रहेगी। रिलेट तो हम इमेजिन कर लेते हैं। इमेजिन कर लेते हो? अच्छा, आर्टिस्ट हो क्या? हम्म, मीमर भी एक आर्टिस्ट ही होता है, खैर सही बात है। तो देखा आपने, उसने एफआईआर करवा दी। उसने एफआईआर करा दी, दीदी को महंगा पड़ और जाएगा अब तो। और उसके बाद आज आज भी एक न्यूज आई ना, जो क्या? दीदी हैं, हम्म। दीदी वहाँ बेंगलोर का शहर छोड़कर भाग गई। अच्छा, दीदी जो है हाँ, वो अभी बंगलौर का देखिएगा। शहर छोड़ के भाग गई। हाँ। अभी अभी न्यूज आई है, ऊपर हेडलाइन आई है। वो भाई, वो हम्म। एफआईआर करवाई तो पुलिस उसके घर गई होगी कुछ पूछताछ के लिए। हाँ। तो पता चला कि वो बिना बताए शहर छोड़कर चली गई। हम्म। उसकी कल एक फ्रेंड है ना, उसने बताया है कि ये पहले भी ऐसा करती थी। वो मतलब ऑर्डर करके पिज्जा और पैसे नहीं देती थी। फ्रेंड ने ही पोल खोल दी। जैसे साहिल करता है, वही वाला भाई हाल हम है। कहने जा रहे थे, समझे रहे ना। तुम लोग भी करते रहते हो, एक दूसरे की पोल खोल सकते हो कभी ऐसा मौका हुआ तो। हाँ, वो बता रही थी मैं उसकी 3 साल रूममेट रही हूँ और वो हमेशा ऐसा करती है, उसकी आदत है। हो गया। ठीक है। हाँ, ये सब काम खतरनाक है वैसे, अब पता चल रहा है। अब पता चल रहा है। तो देखो, दीदी ने तुम लोग को एक्चुअली फायदा किया है, तुम लोग को जो है चेतावनी हम्म, देने के लिए खुद को उन्होंने फंसा दिया। हम्म, हम्म, वो एक्टिविस्ट हैं, इसलिए उनके बारे में बुरा मत बोलो। हम्म। कि हो जाएगा, और एक हम लोग और एक पीस बना लेते हैं।
अब चूंकि इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये पहले आई पीस लिख देते हैं, ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, ये क्या है हमारा आई पीस। ऑब्जेक्टिव की का सेकेंड फोकस हम लोग एफ ओ से डिनोट करेंगे, और वो हम लोग शो कर देते हैं यहाँ पे कहीं पे एफ ओ, क्योंकि लार्ज फोकल लेंथ है और आई पीस की कम है। तो आई पीस का फर्स्ट फोकस हम लोग एफ ई यहाँ पे बनाते हैं, एफ डैश ई, और इसका सेकेंड फोकस ऑब्जेक्टिव का, सॉरी आई पीस का इधर बना लेते हैं एफ ई। ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट फोकस नहीं बना रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का बस सेकंड फोकस बना रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि हमने क्या किया है, हमने ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट सेकंड फोकस आईपीस के फर्स्ट फोकस के अंदर रखा है, ये चीज है। एफ ओ कहाँ पे है, एफ ई डैश के बाद है, यानी आईपीस का जो फर्स्ट फोकस है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव का सेकंड फोकस लाई कर रहा है। ये सेटिंग की जाती है टेलीस्कोप में, जब हम लोग किसी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उससे पहले ये सेटिंग करके हम लोग इस तरीके से कर देते हैं। ये करना इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है, अभी ये जब इमेज बनेगी रे डायग्राम में तो वहां समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं। ये सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या किया सर आपने? ऑब्जेक्टिव का सेकंड फोकस एफ ओ कहाँ पे हो, वो इस तरीके से एडजस्ट करिए टेलीस्कोप को कि उसका ऑब्जेक्टिव का सेकंड फोकस लाई करे कहाँ पे, आईपीस के पहले फोकस के अंदर। आईपीस का पहला फोकस क्या है, एफ ई डैश, तो उसके अंदर लाई कर रहा है एफओ। ये सेटिंग पहले की जाती है इससे पहले कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देखें, और ये क्यों की जाती है ये अभी जब इमेज बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा रे डायग्राम में। अब ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू रेज एंटर करती हैं और आईपीस वाले एंड पे हमारी आई होती है, जिससे हम लोग अपने ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे होगा क्या कि ऑब्जेक्टिव से पहले रेज एंटर करेंगी, और चूंकि हम यहाँ पे क्या मानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होता है, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के केस में यही तो मानते हैं कि रेज इन्फिनिटी से आ रहे हैं, और इन्फिनिटी से आने वाली रेज पैरेलल होती है हमेशा एक दूसरे के। तो यहाँ पे हम पैरेलल रेज दो ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, ये हमारी दो पैरेलल रेज आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये बताओ कि अगर रेज पैरेलल होती हैं तो कॉन्वेक्स लेंस के केस में कहाँ पे मीट करती हैं? रेस जब पहले होती है ना फोकस पे। सेकेंड फोकस पे। लेकिन अगर पैरेलल आपस में हो और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो तब कहाँ मीट करती हैं? आपस में जब पैरेलल रहती हैं और प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस से एक्सिस मीट के नहीं करती हैं। पैरेलल ना हो तब कहाँ मीट करती हैं? फोकस पे, तब फोकल प्लेन में मीट करती हैं। हाँ, फोकल प्लेन में मीट करती हैं, हाँ। तो ये हम बना रहे हैं फोकल प्लेन से। अच्छा, वो आपने जो एफ लिखा हुआ है हम्म। वो आई पीस वाला है ना, और एफ डैश किसका है? एफ ई डैश जो है वो आईपीस का फर्स्ट फोकस है, और एफ ई आईपीस का सेकंड फोकस है। एफ ओ क्या है, और एफ ओ ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का। सेकंड फोकस। तो यहाँ पे हमारी इमेज अभी तो फिलहाल ऐसी बनी। ये मान लेते हैं कि यहाँ पे ऐसे जाएगा। ये है। तो यहाँ पे हमारी इमेज बन रही कहाँ पे, फोकल प्लेन में, एफ ओ। एफ ओ पे एग्जैक्ट नहीं बनेगी, फोकल प्लेन में बनेगी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव के सेकंड फोकल प्लेन में हमारी रेज बन रही, क्योंकि ये इनिशियली आपस में तो पैरेलल थी पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं थी। यहाँ पे बनेगी। अब देखो, अगर आईपीस के हिसाब से देखें तो अब जो ऑब्जेक्टिव की इमेज है, इमेज को हम नाम देंगे ए डैश बी डैश, ये इमेज है हमारी, ठीक है। अब अगर ए डैश बी डैश जो कि ऑब्जेक्टिव की इमेज है वो आईपीस के ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगी, और आईपीस है एक कॉन्वेक्स लेंस,
और कॉन्वेक्स लेंस अगर आईपीस है तो आईपीस के अकॉर्डिंगली अगर देखो तो ये जो इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस की ए डैश बी डैश यानी कि ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस, ये किस पोजीशन पे है ए डैश बी डैश आईपीस के हिसाब से? वो एफओ पर है, पर आईपीस के अकॉर्डिंगली अगर देखोगे तो ऑब्जेक्ट किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की किसी भी कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, फोकस से पीछे है, फोकस के आगे है। उस हिसाब से अगर आईपीस के हिसाब से देखो तो ये ए डैश बी डैश कहाँ पे है? फोकस पर है। नहीं, वो तो ऑब्जेक्टिव का फोकस है। आईपीस को ऑब्जेक्टिव के फोकस से क्या लेना देना, वो तो अपने फोकस के हिसाब से देखेगा। हाँ तो आईपीएस के फोकस के अंदर है आगे है। तो ऑब्जेक्टिव के हाँ आगे मतलब अंदर है। हाँ आईपीस के फोकस के आगे इमेज बन रही है। और यही रीजन था कि हमने एफ ओ को कहाँ पे रखा था, एफ ई डैश के आगे। क्योंकि अब क्या होगा कि जब एफ ओ एफ ई डैश के आगे है और एफ ओ पे इमेज बन रही है तो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसके फोकस एफ ई डैश के अंदर है। और जब भी ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर होता है तो इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है और बहुत मैग्नीफाइड बनती है। वर्चुअल बनती है और बहुत मैग्नीफाइड बनती है। मैग्नीफाइड। और वर्चुअल का मतलब ये है कि जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज बनेगी, यानी आईपीस के लेफ्ट पर ही इमेज बनेगी। ये चीज क्लियर है? राइट पे नहीं बनेगी, जिधर हम्म। आई है उधर इमेज नहीं बनेगी। आई इमेज किधर बनेगी, लेफ्ट पे, यानी जिधर ऑब्जेक्ट जिधर ए डैश बी डैश है उसी साइड पे बनेगी। ए डैश बी डैश के पीछे बनेगी और बड़ी बनेगी और उसी के जैसे बनेगी, यानी इन्वर्टेड नहीं होगी। यानी ए डैश बी डैश अगर नीचे की तरफ है तो हमारी इमेज ऐसे नहीं बनेगी, नीचे की ही तरफ बनेगी। तो यहाँ से अच्छा जरा सा ध्यान दिला दें कि कैसे हम लोग बनाते थे वो कॉन्वेक्स लेंस के केस में, जब कॉन्वेक्स फोकल लेंथ के फोकस के अंदर होता है ऑब्जेक्ट। जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हमेशा इमेज बनाने के लिए हम लोग दो रेज का इस्तेमाल करते थे कॉन्वेक्स लेंस में या कॉनकेव लेंस में। कौन सी दो रेज होती थी? एक जो पैरेलल चलती थी और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाती थी। एक पैरेलल जाएगी और हम्म। एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। ऑप्टिकल सेंटर वाली ऐसे ही पास करेगी, पैरेलल वाली अगर यहाँ पे फोकस है एफ तो यहाँ से पास करते हुए ऐसे जाएगी। यानी आगे की तरफ ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, मीट करेंगे पीछे की तरफ। और पीछे की तरफ जब मीट करेंगी तो कहीं ऐसे कोई पॉइंट होता था जहाँ पे मीट करती थी, इमेज और बड़ी बनती थी। यानी हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे भी हमें देखना है कि आईपीस कैसी इमेज बना रहा है ए डैश बी डैश की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पैरेलल रे निकालेंगे और एक सेंटर के थ्रू पास करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू। आईपीस का ऑप्टिकल सेंटर ये है कि नहीं? हम्म। तो आईपीस का अगर ऑप्टिकल सेंटर ये है तो आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू हम एक रे बना लेते हैं ऐसे, जो हमारे ए डैश बी डैश से निकली है। ठीक है ना? ठीक है। ये इसको रहने दो। ये हम मान लेते हैं कि रे यहाँ से निकली है। और एक रे कौन सी बनाएंगे, पैरेलल वाली बनाएंगे। कलर दूसरा कर देंगे, दिक्कत होगी फिर। अब एक रे पैरेलल वाली बनाएंगे कि नहीं, ऐसे वाली। बिल्कुल। और पैरेलल वाली कैसे जाएगी, पैरेलल वाली फोकस के थ्रू पास करते हुए जाएगी ऐसे। और पीछे की तरफ कहीं पे मीट करेंगी दोनों। आगे की तरफ तो देखो नहीं मीट करेंगे, हम्म। आगे की तरफ तो भाग जाएंगी दूर से एक पीछे की दूसरे से। तरफ। तो पीछे की तरफ मीट करेंगी। मान लेते इस तरीके से आएंगी, ऐसे ये वाली निकलेगी यहाँ से, उड़ जाएगी। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, अब इमेज जो बन रही है ए डैश बी डैश की, वो पीछे की तरफ बन रही है और बहुत बड़ी बन रही है। ये है हमारा ए डबल डैश और बी डबल डैश। और जिस
जिस ये कह सकते हैं कि इरेक्ट है, मतलब डाउन साइड ही हमारी इमेज ए डैश बी डैश था ऑब्जेक्ट आईपीस का, और आईपीस की जो इमेज है वो भी डाउन साइड है ए डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश। तो ये वर्चुअल भी है क्योंकि सेम साइड में बन रही है, इरेक्ट भी है और मैग्नीफाइड भी है। अब यहाँ पे ये जो रेस थी ओरिजिनल वाली, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये इधर एंटर कराएगा रेस को इस तरीके से, बिल्कुल। ठीक है। तो ये यहाँ पे देखो ये हुआ कहानी पूरी, और इसको नाम दे देते हैं, ये ई है, ऑप्टिकल सेंटर आईपीस का ई है ये। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पे विजुअल एंगल वगैरह की, तो इसको अल्फा दिखाने के लिए इसमें तो दिक्कत आएगी ना, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक। अब यहाँ पे एक एंगल बनेगा अल्फा, अल्फा ये होगा विजुअल एंगल जो हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पर सबटेंड कर रहा है। ये अल्फा है विजुअल एंगल ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव पर ये विजुअल एंगल है अल्फा, और ये भी अल्फा होगा वर्टिकली ऑपोजिट किया जैसे। यहाँ पे ये जो थोड़ा सा लाइन हमने कर्व दिखा दी है, यहाँ पे देख रहे हो ये आई ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है लेकिन ऐसे मुड़ गई है, तो वो थोड़ा सा स्टार्टिंग में डायग्राम गलत बन गया था, उसकी वजह से है। ये एक्चुअली सीधे जाएगी, तो अल्फा इधर वाला और इधर वाला वर्टिकली ऑपोजिट होगा, तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। और अब अगर इमेज को देखोगे, ऑब्जेक्टिव की इमेज क्या है, ए डैश बी डैश है ना ऑब्जेक्टिव की इमेज, और वही आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट है। तो ये जो इमेज हाँ है हाँ। ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है ए डैश बी डैश, या फिर आईपीस का जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश, वो कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल सबटेंड कर रहा है आईपीस पर, बीटा एंगल बोल दें इसको, बीटा, ठीक है ना, बीटा सबटेंड कर रहा है। तो ये तो हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब पहले इतना बना लो, इसके बाद इसकी जो है वर्किंग जो है देखते हैं। अच्छा बनाते हैं इसमें, सर, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाद में बना लेना। इसका पूरा वर्किंग क्लियर है कि क्या हो रहा है? हाँ वर्किंग क्लियर है, लेकिन हम आपसे बोलने वाले थे, पर आखिरी में एक बार और बता दीजिए ना। अभी लाइन बाय लाइन तो समझ गए आप जो बताएं एक बात, हम्म लेकिन एक बार जल्दी से दोबारा बता देते हैं तो ज्यादा ठीक। क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा आगे लिखवाएंगे उसके बाद फिर पूरा एक साथ बता देंगे। तो ये हो जाएगा इसमें। तो बेसिकली हुआ क्या कि डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे, पैरेलल थी रेज, बस एक्सिस के पैरेलल नहीं थी, और अल्फा एंगल सबटेंड करते हुए ऑब्जेक्टिव पर आई, और ए डैश बी डैश पर इमेज बनाया फोकल प्लेन में, ऑब्जेक्टिव के फोकल प्लेन एफ हम्म। ओ पर, ऑब्जेक्टिव के फोकल प्लेन पर बनाया एक ए डैश बी डैश इमेज जो कि आईपीस के ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगी। लेकिन चूंकि ए डैश बी डैश सेटिंग करके इस तरीके से रखी गई थी कि फोकल ऑब्जेक्टिव का सेकंड फोकस लाई करे आईपीस के फर्स्ट फोकस के अंदर, तो अब ए डैश बी डैश जब ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेंगे आईपीस के लिए, तो ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट कहाँ है, फर्स्ट फोकस के अंदर है, आईपीस के फर्स्ट फोकस एफ ई डैश के अंदर है ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश। इसीलिए इमेज कैसी बनेगी ए डैश बी डैश की, वर्चुअल और इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनेगी। तो ए डबल डैश बी डबल डैश इमेज बनी जो मैग्नीफाइड भी है, वर्चुअल है, सेम साइड पे है, इरेक्ट है क्योंकि डाउन साइड ए डैश बी डैश था, तो ए डबल डैश बी डबल डैश भी डाउन साइड यानी नीचे की तरफ है। और उसके लिए हमने दो रेस बनाई, ए डबल डैश बी डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश को बनाने के लिए दो रेड रेस बनाई हैं। एक तो बी डैश से निकल रही है, बिल्कुल सेंटर के थ्रू होते हुए जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू ई के थ्रू, और एक है बी डैश से निकल के कैसी जा रही, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि सेकंड फोकस से पास करते हुए निकलेगी। इनको पीछे ट्रेस किया तो ए डबल डैश बी डबल डैश पे एक मैग्नीफाइड एरे इमेज बन रही है यहाँ पे हमारी, ठीक है। अब जो है इसमें हमने बताया कि हम्म।
ए डैश बी डैश जो कि इमेज थी ऑब्जेक्टिव की और ऑब्जेक्ट है आईपीस का, वो एंगल बीटा सबटेंड कर रहा है आईपीस पे, और जो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट था वो अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है ऑब्जेक्टिव पर। अब जो है थोड़ा सा कुछ चीजें देख लेते हैं। या लिख लेते हैं जरा सा कि a distant object AB, a distant object AB, a distant object AB forms, या लिख लो कि parallel rays from distant object AB, parallel rays from distant object AB form image A dash B dash at focal plane, at focal plane, या एट सीधा लिख लेते हैं, फोकल प्लेन को जाए एट फोकस, सेकंड फोकस, एट सेकंड फोकस एफ ओ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, एट सेकंड फोकस एफ ओ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, this image acts as object for eyepiece, as object for eyepiece, and as it lies inside first focus fe dash, first focus fe dash of eyepiece, its image a double dash b double dash is formed virtual, erect and magnified, virtual, erect and magnified। ठीक है ना? तो बेसिकली ये हो रहा है, क्या है, पैरेलल रेस चली हैं कहाँ से, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ए बी से, जो कि यहाँ पे दिख रहा है, और ये जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ए बी है कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, अल्फा एंगल ऑब्जेक्टिव पर। फिर क्या हुआ, ये जो पैरेलल रेस थी ये इमेज ए डैश बी डैश बना रही है सेकंड फोकस एफ ओ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पर, जो कि यहाँ पे विजिबल है। दोनों रेज आई पैरेलल और कहाँ पे बना रही, ए डैश बी डैश पर ऑब्जेक्ट की इमेज बना रही हैं सेकंड फोकस पर। सेकंड फोकस किसका है, एफ ओ ऑब्जेक्टिव का। अब ये इमेज ए डैश बी डैश, दिस इमेज एक्ट्स एज ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, तो आईपीस के लिए ए डैश बी डैश अब ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगी, पर इट लाइज इनसाइड फर्स्ट फोकस एफ ई डैश ऑफ आईपीस। तो ये जो ए डैश बी डैश है ये इमेज के जैसा बिहेव, ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव करेगी आईपीस के लिए, पर ये इनसाइड द फर्स्ट फोकस है आईपीस के, एफ ई डैश के अंदर है। तो इस वजह से क्या बनाएगी ए डैश बी डैश की इमेज, वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड। और वो इमेज कौन सी है, ए डबल डैश बी डबल डैश वाली। और ए डबल डैश बी डबल डैश को बनाने के लिए हमने ये दो रेड रेज बनाई हैं, जिनमें से एक ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू गई और एक पैरेलल थी तो सेकंड फोकस के थ्रू एफ के थ्रू गई, और पीछे ट्रेस करने पर एक वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनी। और इसी मैग्नीफाइड इमेज को जब हम आईज के थ्रू देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें बड़ा दिखाई देता है। इसीलिए यहाँ पे बीटा है विजुअल एंगल ऑफ ए डैश बी डैश, तो अल्फा है विजुअल एंगल ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्टिव, और बीटा क्या है, विजुअल एंगल ऑफ ए डैश बी डैश एट आई पीस। तो बीटा है विजुअल एंगल आई पीस पे और अल्फा है विजुअल एंगल ऑब्जेक्टिव पे। अच्छा, मैग्नीफाइंग पावर नहीं बताया था क्या? हाँ, यहाँ पे जरा से लिख लेना मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है। अच्छा, क्लियर है ना कि कैसे इमेज बन रही है? देवांशु, माइक ऑफ है तुम्हारा क्या? देखो देवांशु,
हेलो हेलो, माइक अगर ऑफ कर रखा है तो ऑन करके बताओ। हेलो हेलो, देवांशु, क्या हुआ, कहाँ निकल लिए थे भाई? हेलो। हाँ, कहाँ गायब हो गए थे? कहीं निकले नहीं थे, आपकी वॉइस ही नहीं आ रही थी। हमारी वॉइस नहीं आ रही थी कि कहीं उठ के चले गए थे बीच में? हाँ। अरे नहीं, उठ के कहाँ जाएंगे, बिल्कुल वॉइस ही नहीं आ रही थी। माइक भी तो आपने वो जो तुम्हारा ऑफ था। बताया है, माइक तो ऑफ था। अच्छा, तो हमने क्या एक पूछा है? मिनट, कहाँ पे क्या पूछे? वॉइस नहीं आ रही थी ना आपकी, बताया तो। तो माइक क्यों ऑफ कर रखा था? अरे उठ के नहीं निकले थे, वो माइक ऑफ कर दिया था हमने, और वॉइस भी नहीं आ रही थी आपकी। चलो ठीक है। तो अभी ये क्लियर है ना पूरा? ये कहाँ पे वॉइस नहीं आ रही थी? अभी हम पीछे जब इसको, ये जो लिखा है ऊपर, ये 4 लाइन्स, इनको एक्सप्लेन तो कर रहे समझ थे। गए थे, हाँ। ये समझ में आ गया ना? अब मैग्नीफाइंग पावर बता रहे क्या होती है। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय इमेज formed by subtended by image formed by instrument at the eye to visual angle subtended by object subtended by object at unaided eye at unaided eye। मैग्नीफाइंग पावर ये होती है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? दो विजुअल एंगल्स का रेशियो। कौन से दो विजुअल एंगल का? पहले उस विजुअल एंगल का जो इमेज इमेज बनाएगी आई पर, टू द विजुअल एंगल। कौन सा दूसरा वाला विजुअल एंगल? वो विजुअल एंगल जो ऑब्जेक्ट आई पे बनाएगा। इंस्ट्रूमेंट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अगर तुमने किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया, तो अगर इंस्ट्रूमेंट ना होता, अनएडेड आई से मतलब कि इंस्ट्रूमेंट ना होता, डायरेक्ट तुम ऑब्जेक्ट को देखते, तो उस टाइम ऑब्जेक्ट जो एंगल सबटेंड करता विजुअल एंगल उसका, और जब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देख रहे हो, इमेज बन रही है और इंस्ट्रूमेंट एक इमेज बना रहा है, उस इमेज के थ्रू ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, तो वो जो इमेज है इंस्ट्रूमेंट वाली, वो कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं विजुअल आई पे, इन दोनों विजुअल एंगल का रेशियो होता है मैग्नीफाइंग पावर उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की। मैग्नीफाइंग पावर समझ में आई? समझ गए। हम्म। तो मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल्स टू, एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। जहां पे बीटा क्या था? एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश एट आई पीस, या एट आई पीस, या फिर आई। देखो बीटा जो एंगल है, ये कौन सा एंगल था जो ए डबल डैश बी डबल डैश सबटेंड कर रहा है किस पर? हम्म। ई पर, ठीक है ना? हाँ लेकिन हाँ। इसमें इसमें लेकिन है क्या कि ए डबल डैश बी डबल डैश जो एंगल सबटेंड कर रहा है आई पीस पर, बीटा एंगल, ये आई और आई पीस के बीच में इतनी क्लोजनेस होती है, इतनी क्लोजनेस होती है कि हम यहाँ पे ये मान सकते हैं कि ये एंगल जो बीटा आई पीस पे सबटेंड हो रहा है, यही आई पर भी सबटेंड होगा। ठीक है? इसीलिए हमने यहाँ पे बीटा के लिए क्या लिखा है? सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश एट आई पीस स्लैश आई, दोनों के लिए मान सकते हैं। अल्फा क्या है? हम्म। एंगल अल्फा है एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पे है, बाय ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस, या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं।
by distant object at ऑब्जेक्टिव, और फिर वही बात है कि ऑब्जेक्टिव और आई के बीच में कुछ डिस्टेंस जरूर है, पर अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से कंपेयर करो तो वो इतनी दूर है कि उसके लिए ऑब्जेक्टिव और आई एक ही डिस्टेंस पे लगेंगे उसको। ऐसा है या नहीं? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इतनी दूर है बिल्कुल। कि उसके लिए ऑब्जेक्टिव और आई के बीच का डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता। तो हम ये मान सकते हैं सेफली कि अल्फा एंगल जो ऑब्जेक्टिव पे सबटेंड हो रहा है ऑब्जेक्ट का, वही एंगल अल्फा ऑब्जेक्ट सबटेंड करेगा आई पर भी। तो हम यहाँ पे अल्फा के लिए लिख सकते हैं एंगल सबटेंडेड बाय डिस्टेंट ऑब्जेक्ट एट ऑब्जेक्टिव स्लैश आई। और मैग्नीफाइंग पावर यही होता भी है, दो विजुअल एंगल का रेशियो होता है। कौन से विजुअल एंगल का? एक तो जो इमेज इंस्ट्रूमेंट वाली आई पे सबटेंड करे, और बीटा क्या है? वही एंगल है जो ए डबल डैश बी डबल डैश यानी इंस्ट्रूमेंट की इमेज आई पे सबटेंड कर रही है। और दूसरा एंगल कौन सा है? वो विजुअल एंगल होता है जो इंस्ट्रूमेंट के ना होने पर ऑब्जेक्ट सबटेंड करता, और ये डिस्टेंट ऑब्जेक्ट ही है जो अल्फा एंगल सबटेंड कर रहा है ऑब्जेक्टिव पर या आई पर, अल्फा। तो हाँ। मैग्नीफाइंग पावर क्या होगी? बीटा बाई अल्फा। अब यहाँ पे बीटा जो है वो इज इक्वल्स टू टेन बीटा। यहाँ पे फिर वही बात आएगी कि बीटा बहुत छोटा है, इसलिए बीटा को हम टेन बीटा के बराबर हमने मान लिया। आप जरा पीछे का डायग्राम में देखोगे तो टेन बीटा यहाँ से ट्रायंगल देखो, ये वाला हमारा ए डैश बी डैश ई वाला, ए डैश बी डैश ई वाला ट्रायंगल दिख रहा है? हाँ। इसमें टेन बीटा की वैल्यू क्या है? ए डैश बी डैश दिखाइए सर दोबारा। दिख तो रहा है ए डैश। टेन बीटा की वैल्यू बताओ, किस ट्रायंगल के हिसाब से बताओगे? कौन सा ट्राइंगल है पहले ये तो बताइए। बीटा किस ट्रायंगल में बन रहा है देखो ना। दिख गया। tan बताना है ना। हम्म ए डैश बी डैश बाय ए डैश बी। ए डैश बी डैश बाय ए डैश बी। ए डैश बी नहीं, वो तो बीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर हाँ रहे हैं हाँ ना। वही। हाँ ए डैश ई। ए डैश ई, यहाँ पे टेन बीटा हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ई, और अल्फा इसी तरीके से हो जाएगा टेन अल्फा के इक्वल, क्योंकि अल्फा भी बहुत छोटा है। और टेन अल्फा जरा देख के बताओ क्या होगा। टेन अल्फा किस में बन रहा है? ये तुम मान लो इसको ओ, हम्म ये है ओ। तो टेन अल्फा ओ ए डैश बी डैश में बन रहा है, जैसे वो ई ए डैश बी डैश में बन रहा था बीटा। हम्म। तो ओ ए डैश बी डैश के अकॉर्डिंगली टेन अल्फा क्या है? ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश। हाँ। टेन अल्फा है ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश ओ। तो यहाँ से डबल क्या? डैश लगाया आपने वहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे? कहाँ डबल डैश? बी डबल डैश ये ए डबल डैश। हम्म ये इस हम्म। ट्रायंगल को थोड़ी ना ले रहे हैं हम, ओ ए डैश बी डैश ट्रायंगल को ले रहे हैं, अल्फा ओ ए डैश बी डैश वाले में देख रहे हैं अल्फा को, हाँ ठीक है ठीक है। ये इसमें। ठीक है समझ गया। तो एम क्या हो जाएगा यहाँ से हमारा? बीटा बाई अल्फा जब करेंगे तो एम हो जाएगा हमारा ओ। बीटा बाय अल्फा जब करेंगे तो ए डैश ओ बाय ए डैश ई। बिल्कुल, ए डैश ओ बाई ए डैश ई, ठीक है। लेकिन ए डैश ओ एक्चुअली में है क्या? ए डैश ओ अगर ढंग से देखोगे तो ए डैश ओ है हम्म सेकेंड फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस की, है कि नहीं? बिल्कुल। ए डैश ओ क्या है? सेकेंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। उसी तरीके से ए डैश ए ई डैश क्या ई। है? फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ आई पीस।
ये देखो ए डैश ई क्या है, फर्स्ट फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो मैग्नीफाइंग पावर रेशियो निकल गया इन लोगों का। एक मिनट एक मिनट, नहीं 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 नहीं, ए डैश ई कहाँ है फर्स्ट फोकल लेंथ आई पीस की? ए डैश ई तो फर्स्ट फोकल लेंथ तो एफ ई डैश से लेकर के ई तक है। ए डैश ई तो बीच में आ रहा है, फर्स्ट फोकल लेंथ नहीं है। ए डैश ई फर्स्ट फोकल लेंथ नहीं है। ए डैश ई गलत है, फर्स्ट फोकल लेंथ नहीं है। ए डैश ई को सिंपली हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए डैश बी डैश फ्रॉम आई पीस। ए डैश बी डैश जो इमेज बनी थी उसकी डिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं m इज इक्वल्स टू, अच्छा सेकेंड फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की एफ ओ से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ठीक है। सेकेंड फोकल लेंथ एफ ओ ठीक है। अपॉन, इसको हम लोग कह सकते हैं, देखो ए डैश बी डैश जो है वो ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा था ना आईपीस के लिए, आईपीस के लिए हाँ। ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा था, और ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, और इमेज की डिस्टेंस को हम्म। v से। तो हम लोग यहाँ पे आईपीस के लिए डिस्टेंस ऑफ ये जो ए डैश ई है ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है आईपीस से, तो हम उसको u आईपीस की है तो यू ई दिखा सकते हैं, और चूंकि लेफ्ट पे है तो माइनस यू ई होगा। हम्म। माइनस यू, और सेकेंड फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की पॉजिटिव होगी, क्योंकि सेकेंड फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। हम्म। माइनस एफ ओ अपॉन यू ई, ये मैग्निफिकेशन होता है टेलीस्कोप का, मैग्नीफाइंग पावर, हम्म। ठीक है। जरा इतना लिखो पहले तब आगे बढ़ते हैं, नहीं छूट जाएगा। ठीक है। ये मैग्नीफाइंग हम्म। पावर वाला इसको लिखो। हम्म। कहाँ पे लिख रहे हो अभी, लिखे हो कुछ कि पीछे वाला, कि ये सब भी नहीं लिखा अभी? मैग्नीफाइंग पावर पे है, फाउंड बाय इंस्ट्रूमेंट एट द आई पे है। अच्छा, लिख लो और उसके बाद वाला उतार लो। हो गया, आगे कर दीजिए। हो गया। ये वाला हो गया, लिखिए। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि मैग्नीफाइंग पावर को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, फोकल लेंथ, सेकेंड फोकल लेंथ जो होगी ऑब्जेक्टिव की उसको डिवाइड कर देते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आईपीस की, उससे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आईपीस की किससे डिनोट कर रहे हैं, यूई से, क्योंकि लेफ्ट साइड पे है आईपीस के लिए, लेफ्ट साइड पे है यूई, और लेफ्ट साइड वाली सारी डिस्टेंस क्या होती है, नेगेटिव होती है, तो माइनस है। और सेकेंड फोकल लेंथ हमेशा किसी भी कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है, हम्म। तो वो पॉजिटिव है। तो ओवरऑल ये मैग्नीफाइंग पावर है। पर एक्चुअली ये वाला जो फॉर्मूला है लोग, ये हम लोग डायरेक्टली यूज नहीं करते हैं, हम लोग दो स्पेशल कंडीशंस बनाते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट था, जो ओरिजिनल वाला था, जो ऑब्जेक्टिव के बाहर था, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जहाँ से रेज आती हैं पैरेलल, उसकी दो अलग अलग पोजीशंस के हिसाब से हम लोग या ये कह लो कि
आई कैसे दिखती है उसके हिसाब से हम लोग दो कंडीशन बनाते हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल हमने ये बताया था कि आई के बारे में कि दो केसेस रहते हैं। एक बार जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, फोकल लेंथ मैक्सिमम होती है, उस केस में हमने क्या बताया कि आई रिलैक्स स्टेट में होती है, बताया था आई इज इन रिलैक्स स्टेट, ठीक है ना। तो आई रिलैक्स स्टेट में कब होती है, कब उसको कब कर्वेचर बढ़ाने के लिए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ता, ये चीज कब होती है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। इंफिनिटी, और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी। बिल्कुल जिस चीज को आप आपकी देखना चाह वॉइस रहे फंस रही है थोड़ी। हैं, वॉइस फंस रही है। अच्छा चलो अभी लिख लेते हैं, बाद में बोलिए समझाएंगे। क्या करें। अभी लिख देते हैं फिर बाद में समझा देंगे, लिख देते हैं। अब देखो इमेज, फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, ये जो बन रही है फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश, वॉइस क्लियर आ रही है मेरे भी कि फंस रही है अभी भी? एकदम क्लियर है। हाँ, तो ये जो फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बन रही है, यही तो डिसाइड करेगी ना कि आई को ऑब्जेक्ट कितना बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा हम्म है कि नहीं। अब हमें पता है कि ये जो ए डबल डैश बी डबल डैश है, जितना ज्यादा आई के क्लोज होगी उतना बड़ा विजुअल एंगल बनाएगी और उतना ज्यादा हमको ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा, हमें लगेगा टेलीस्कोप ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखा रहा है। ऐसा होगा, ऐसा होगा, हम्म है ना। तो होगा। लेकिन हमें पता है कि क्लोज ले जाने की एक लिमिट होती है जिसको हम लोग लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन बोलते हैं
25 सेंटीमीटर होती नॉर्मल आई के लिए, जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा था। यानी ए डबल डैश बी डबल डैश को सबसे क्लोज जो ले जा सकते हैं वो कितने डिस्टेंस है, कैपिटल डी और ए डबल डैश बी डबल डैश, और उसी केस में सबसे बड़ा दिखेगा हमें। तो हमने एक पॉसिबिलिटी बनाई कि जब ए डबल डैश बी डबल डैश सबसे क्लोजेस्ट होगा आई के, तो वो केस है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला, यानी कि कैपिटल डी के डिस्टेंस पे होगा आई से। अब आई और आई पीस इतने क्लोज हैं तो हम ये मान सकते हैं कि अगर ए डबल डैश बी डबल डैश यानी फाइनल इमेज हमारी आई से डी डिस्टेंस पे, तो आई पी से भी डी डिस्टेंस पे है। तो हमने इसीलिए यहाँ पे क्या कहा, v को हमने माना -d। v क्या होता है, इमेज की डिस्टेंस लेंस से। तो आई पीस से इस केस में इमेज की डिस्टेंस -d है, और लेफ्ट साइड पे इसलिए नेगेटिव साइन, और d डिस्टेंस पे रखा है, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे, इसलिए d। अच्छा, फोकस f की बात करें, f तो f क्या होगा, आईपी लेंस कौन सा, आईपीस वाले लेंस की बात हो रही है तो उसी की फोकल लेंथ तो लेंगे, इसलिए f की जगह हमने क्या लिया, fe। और u क्या होता है, u तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट था आईपीस के लिए a डैश b डैश, ऑब्जेक्टिव की इमेज जो थी ए डैश बी डैश वही थी आईपीस की ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश, और उसकी डिस्टेंस हमने यू ई माना है। ये हमने यहाँ पे क्या माना था कि यू ई क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए डैश बी डैश फ्रॉम आईपीस, और ए डैश बी डैश क्या है, आईपीस का ऑब्जेक्ट है। फिर कट रही है क्या, वॉइस फिर कट नहीं आ रही है? कोई वॉइस नहीं आ रही। कोई वॉइस नहीं आ रही ध्यान। हेलो, हेलो। हाँ अब वॉइस आ रही। हेलो। तो लिख नहीं पाया। पीछे वाला ये वाला। पीछे वाला। अच्छा, यहाँ पे जो हम बता रहे थे वो समझ में आया ना। हाँ सुन रहा था, अचानक चली गई थी। अच्छा, ये बता हाँ दिया था समझ कि गया। v हाँ को हाँ -d क्यों लिया और f को fe। अच्छा, u को हमने -u हाँ, e ये नहीं लिया। बताया। अच्छा, ये नहीं सुने थे, नहीं, देखो। आपने ये जो v इज इक्वल टू -d वाला नहीं समझ पाए थे, सुन अच्छा, नहीं पाए थे। v देखो, v क्या है, v है आईपीस से इमेज की डिस्टेंस, आईपीस से इमेज की डिस्टेंस, v यही होता है, हाँ इमेज डिस्टेंस। लेकिन आईपीस के लिए इमेज है क्या, हाँ हाँ। इमेज है आईपीस के लिए a डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। तो उसकी डिस्टेंस हम्म इस केस में, ये वाला जो केस देख रहे हैं हम लोग, कितनी है, d है, कैपिटल डी, क्योंकि हमने इस केस में सबसे क्लोज ले जाने की कोशिश करी है फाइनल इमेज को आई के। और आई की सबसे क्लोज कब होगा, जब कैपिटल डी डिस्टेंस पे होगा, क्योंकि उसके आगे क्लोज कर सकते हैं पर वो क्लियर दिखेगा नहीं। तो हम उसको सबसे क्लोज हम्म जो ले जा सकते हैं वो कैपिटल डी डिस्टेंस है। तो हमने इसीलिए कहा कि इमेज की डिस्टेंस अभी क्या है, डी है, और चूंकि लेफ्ट साइड पे है लेंस के तो माइनस हो गया। और फोकल लेंथ हम हम्म किसकी लेंगे, आईपीस की बात चल रही तो आईपीस की फोकल लेंथ लेंगे, तो एफ को हमने क्या लिया, एफ ई। और यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी ऑब्जेक्ट की आईपीस से डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट क्या है आईपीस का, ए डैश बी डैश है, जो कि इमेज ऑब्जेक्टिव का इमेज हम्म थी, ऑब्जेक्टिव की इमेज ही ऐड हम्म कर रही है एज ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस। और आईपीस का ऑब्जेक्ट ए डैश बी डैश किस डिस्टेंस पे है, हमने क्या माना था यहाँ पे, ये यहाँ पे
कि डिस्टेंस ऑफ ए डैश बी डैश फ्रॉम आईपीस क्या माना था, यूई, यूई माना था कि ए डैश बी डैश की आईपीस से डिस्टेंस यूई है, हाँ तो इसीलिए हमने यहाँ यू की जगह रखा यूई, और चूंकि लेफ्ट साइड पे है आईपीस के ए डैश बी डैश, तो नेगेटिव लग गया साइन। अब इसको हम जब लेंस मेकर फॉर्मूला जो होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, जब इस पे अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से फाइनल बनता है, सब्सटीट्यूट करने पे इधर उधर क्या बनता है, 1/ue इज इक्वल्स टू 1/fe इंटू 1 प्लस fe अपॉन डी। ये हमने 1/ue की वैल्यू निकाली है, 1/ue की वैल्यू निकाली, क्यों निकाली है, क्योंकि ये देखो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर का, FO अपॉन यूई, तो 1/ue की वैल्यू रिप्लेस करने के लिए ही यहाँ पे ये हमने इतना तामझाम किया है, और ये किया अगले स्टेप में, यहाँ पे क्या कर दिया है, 1/ue की जो वैल्यू थी यहाँ पे पुट कर दी, 1/fe इंटू 1 प्लस fe अपॉन डी। ये होता है केस हमारा तब जब इमेज हमारी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे हो, ताकि हमको मैक्सिमम जितना बड़ा दिख सकता है ऑब्जेक्ट वो दिखे, ठीक है। हाँ ठीक है। अब दूसरा केस क्या है, देखो एक केस में हमने क्या किया कि इमेज, ये जो इमेज थी फाइनल इमेज, इस ए डबल डैश बी डबल डैश, इसको सबसे क्लोज ले गए, जो कि कैपिटल डी तक ले जा सकते हैं। दूसरा केस क्या होगा, सबसे दूर ले जाएं, जो कि इन्फिनिटी होता है। लेकिन हम ये बता चुके हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में कि इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है। इन्फिनिटी का ये मतलब होता है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे है, यानी जिस चीज को आप देख रहे हो। और इस केस में, टेलीस्कोप के केस में, आप किसको देखते हो एक्चुअली, आप रियल ऑब्जेक्ट को नहीं देखते हो, आप फाइनल इमेज को देखते हो, ए डबल डैश बी डबल डैश को देखते हो। यानी अब आप अपनी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनाओगे, और ऐसा आप इसलिए कर रहे हो ताकि आपको रिलैक्स्ड वे में देखने को मिले, क्योंकि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो सबसे पहला हमने टॉपिक यही देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है तो लेंस, जो आई का लेंस होता है, उसको कर्व होने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती हैं, तो मसल्स अपने रिलैक्स्ड स्टेट में रहती है, रिलैक्स्ड आई रहती है। ये स्टार्टिंग में देखा था यहाँ पे कि फॉर एन हाँ ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी आई इज इन रिलैक्स्ड स्टेट, अपने ओरिजिनल शेप में रहती है, मसल्स टेंस नहीं होती हैं। यानी कि रिलैक्स्ड आई के लिए हम टेलीस्कोप से अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और अपनी आंखों पे जोर नहीं डालना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कोशिश करेंगे कि इमेज फाइनल वाली इन्फिनिटी पे बने। तो ये दूसरा केस हम लोग देख लेते हैं, एक बार सबसे क्लोज रखा सबसे बड़ी इमेज बनाने के लिए, उसमें ये वाला केस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन वाला, इसमें आई पर पावर लगेगी, टेंस रहेंगी मसल्स, आई रिलैक्स स्टेट में नहीं रहेगी। एक बार इमेज को सबसे दूर रखा और यहाँ पे इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी और फाइनल इमेज, और आई हमारी रिलैक्स स्टेट में रहेगी। इस एडजस्टमेंट को कि फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट। और एग्जाम में अक्सर जो है फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है ये ना बोल करके ये कहता है नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करो, या फिर न्यूमेरिकल, या फिर प्रूविंग करो, रे डायग्राम बनाओ। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट, इसको याद रखना है तुम्हें, कि रिलैक्स्ड आई वाला केस हो या इमेज इन्फिनिटी पे बनने वाला केस हो, उसको हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट बोलते हैं। इस केस में जरा ये बताना कि हमारा यूई, यूई क्या हाँ। है, यूई क्या है ये बताओगे जरा, यूई क्या चीज होती है। क्या चीज होती है? तुम बताओ क्या चीज होती है। मतलब आईपीस से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। बिल्कुल, और आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है। आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डायग्राम से देख के बताओ, आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है। ये डबल डैश बी डबल डैश है, ए डैश बी डैश है। ए डैश बी डैश है। तो यूई क्या होगा, ए डैश बी डैश की आईपीएस से डिस्टेंस। लेकिन अगर तुम अपनी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बना रहे हो, यानी ए डबल डैश बी डबल डैश कहाँ पे, इन्फिनिटी पे है, यानी इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन रही है तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए,
ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए? फोकस पे। फोकस पे, और इसका फोकस क्या है? एफ ई डैश है, यानी ए डैश बी डैश को एफ ई डैश पे बनना चाहिए, हाँ है ना? यानी कि ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी आई पीस से, इस केस में क्या हो जाएगी? उसकी फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगी। यू ई क्या हाँ हो हाँ जाएगा? हाँ। एफ ई हो जाएगा। यू इज इक्वल टू एफ ई इस केस में। हम्म। हम्म in this case in this case ue equals to fe, since object a dash b dash of eyepiece should be at focus of eyepiece, focus f e dash of eyepiece, so that image is at infinity, so that image a double dash b double dash is at infinity, and I is in relaxed state. तो यहाँ पे मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगी? एफ ओ अपॉन यू ई होती है मैग्नीफाइंग पावर। ये अभी क्या देखा था? मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की? एफ ओ अपॉन यू ई, और यहाँ पे यू ई क्या हो गया? एफ ई रेशियो। हो गया। बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस एफ ओ अपॉन एफ ई हो जाएगा। यू ई की वैल्यू क्या है? एफ ई है यहाँ पे, और यू ई डिनोमिनेटर में होता है ना मैग्नीफाइंग पावर में, तो यू ई की जगह हमने क्या लिख दिया? एफ ई। ये हो जाएगा अगर आपकी इमेज इन्फिनिटी पे है, यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में ये होता है मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है। हम्म। ये हो गए दोनों पॉसिबल केस इसके एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के। ठीक है।